एक फिनोमेना जो दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है, वो है हमारी कास्ट सिस्टम। इस कास्ट सिस्टम के जो रूट्स हैं वो हमें एंशिएंट टाइम की वर्ण सिस्टम में दिखाई देता है, जहां पर सोसाइटी को 4 डिविजन्स में बनाया गया, जहां टॉप में आपको ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाई देते हैं। ये वर्ण सिस्टम कही गई थी कि ये हमारे यहां लोगों को जो काम करना पड़ता है उस काम के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो गई कास्ट सिस्टम में, जहां पर सिर्फ 4 नहीं बल्कि बहुत सारी कास्ट है। अब इन्होंने पहले तो लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया कि आप इस काम के अलावा कोई और काम कर नहीं सकते। हालांकि टाइम के साथ हमने देखा कि आज के टाइम पर लोग अपनी कास्ट वाला काम छोड़ के दूसरा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक चीज चेंज नहीं हुई वो है यहां की हायरार्की। कास्ट में जो टॉप में है अपर कास्ट, वो खुद को सुपीरियर मानते हैं, और जो नीचे वाले हैं उन्हें पोल्यूटेड कास्ट मानते हैं। और कितना भी आप आगे बढ़ जाओ इकोनॉमिकली, सोसाइटी में एक निचली कास्ट वाला ऊपर की कास्ट के बराबर नहीं आ सकता। इस तरीके का प्रोविजन बनाया गया है इस कास्ट सिस्टम में। तो हम कह सकते हैं कि मोबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहां तक बातें होती है, अगर आप गांव में जाओ, आज भी कई जगहों पर यह चीजें देखने मिलती है कि जो छोटी कास्ट है, छोटे कास्ट के माने जाने वाले लोगों को जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे पानी हो गया, तो किसी कुएं से पानी भी वो लोग ले नहीं सकते। टच करने पे ये लोग फिर कहेंगे कि आप टच नहीं कर सकते। ऐसी बातें इवन आज के टाइम पे भी हमें दिखाई देती है। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कास्ट सिस्टम का यूज कर रहे थे अपने भाषण में, और उन्होंने कहा कि आज के टाइम पे रियल में अगर कोई कास्ट है जो सबसे बड़ी है तो ऐसी 4 कास्ट है। और ऐसी 4 कास्ट कौन सी है? तो उन्होंने कहा, एक है आपके गरीब लोग, हमारे यहां की जो विमेन है वो, यूथ, और जो फार्मर्स है। अब ये मोदी जी ने ऐसे ही इन 4 लोगों के बारे में ऐसा क्यों कहा कि ये 4 बिगेस्ट कास्ट है? तो इसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमें इनका स्टेटस समझना होगा। पहले बात करते हैं हम गरीब जनता की जो हमारे यहां है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिकली अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर आपको 228 मिलियन लोग ऐसे दिखेंगे जो कि गरीब है। अब गरीब नॉर्मली इकोनॉमिक टर्म्स में तो हो गए, लेकिन अगर आप ठीक से और देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन की 50% जो बॉटम में है, ऊपरी और बॉटम वाली जो 50% पॉपुलेशन है उसको आप ठीक से देखो, तो जितनी भी वेल्थ इंडिया की है उसमें ये नीचे के 50% वाले सिर्फ 3% वेल्थ होल्ड करते हैं। जो एसेट्स, वेल्थ, प्रॉपर्टी जो भी है ना, सिर्फ 3% है। बाकी का 97% आपको ऊपर के 50% में दिखेगा। इतना ही नहीं, जो कमाई होती है, जो नॉर्मल इनकम, वेजेस वगैरह है, उसमें भी चेंजेस दिखेंगे कि ये बॉटम 50% सिर्फ 13% इनकम ले पाता है। यानी इंडिया में सिर्फ गरीबी नहीं है, साथ साथ बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी भी है। तो ये इनइक्वालिटी बहुत बड़ा इशू है। अब गरीबी और इनइक्वालिटी जब आ जाए तो आपकी सोसाइटी के हर हिस्से को वो इन्फ्लुएंस करेगी, इंपैक्ट करेगी। अगर सोसाइटी का एक हिस्सा देखें हम, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे इंपैक्ट करती है। आप गरीब हैं तो आप अपने बच्चों को सही खाना भी नहीं प्रोवाइड कर पाते, जितने न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाते। उससे कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको दिखेगी। एक है उसमें अंडर वेट हो जाना, यानी बच्चे की जितनी एज है उस एज के हिसाब से उस बच्चे का जितना वजन होना चाहिए, जितना वेट होना चाहिए, वो उससे भी कम है, उसे हम कहते हैं अंडर वेट। और ऐसे बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चों के 32% बच्चों में आपको अंडर वेट का प्रॉब्लम दिखेगा। दूसरा इशू निकल कर आता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपकी हाइट तो बढ़ गई लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ा। मानो हाइट बहुत ज्यादा, वेट बहुत कम, बहुत पतला सा बच्चा दिख रहा है आपको, ऐसा बच्चा वेस्टेड बच्चा कहलाता है। और ऐसे बच्चों की पॉपुलेशन 19.3%। तीसरा फिनोमेना है स्टंटिंग का, यानी एज के साथ साथ आपकी हाइट बढ़ी ही नहीं, आप इतने से रह गए। ऐसी जो स्टंटिंग की फिनोमेना है 35% बच्चों में आपको दिखाई देती है। और ये सारा रिजल्ट है आपकी गरीबी का। बच्चों को साइड में रखो, अगर हम विमेन की बात करें जो कि काफी अच्छी पॉपुलेशन में है, विमेन टोटल पॉपुलेशन की 50% तो विमेन ही है, तो विमेन के अंदर भी आप देखो एक फिनोमेना निकल कर आता है एनीमिया का। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो इनकी बॉडी भी काफी कमजोर बन जाती है। और हमने नोटिस किया जो 15 to 49 का एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में जितने विमेन हैं उसके 50% विमेन में आपको एनीमिया का प्रॉब्लम दिखाई देता है। और जो आपने कहा कि यूएनडीपी में 228 मिलियन इंडियंस जो है वो पुअर हैं, अराउंड 16% बनता है ये इंडिया की पॉपुलेशन का।
लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इवन दिस नंबर इज फॉल्स, रियलिटी में बहुत ज्यादा लोग और गरीब हैं। अब ये बातें तो हो गई गरीब जनता की। अगर दूसरी कास्ट की बात करें, यूथ की, तो कई बार कहा जाता है कि इंडिया इज ए यंग कंट्री, हमारे यहां यंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? आप देखोगे जो 28 ईयर्स या फिर उससे भी कम में आएंगे, ऐसे लोगों की पॉपुलेशन आपको दिखेगी मोर देन 50%। तो इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन आपके पास है, आपने उन्हें एजुकेशन भी दिया ही था, लेकिन अगर आप उन्हें जॉब नहीं दे पा रहे तो दिक्कत है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पढ़ा, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकल कर आता है, वो कहता है कि जो 15 टू 29 का एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में जितने भी हमारे यहां बच्चे हैं, उनमें से 10% लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको लगेगा 10% कोई बहुत बड़ी नंबर तो है नहीं। अगर आप इन नंबर्स को और ज्यादा अच्छे से स्टडी करते हैं, हमें पता चला कि जो 25 साल से कम है और ग्रेजुएट्स है, ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन मिला है, ऐसे बच्चों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% से भी ज्यादा मिला, अप्रोक्सीमेटली 42.3%। अब समझ आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। अब ऐसी जब अनएम्प्लॉयमेंट आप आपके ग्रेजुएट्स या फिर यूथ में देखते हो, तो सबसे पहले तो ये लोग क्या करेंगे, इन्हें जहां पर जॉब नहीं मिल रही, ये लोग अपना लोकेशन चेंज करेंगे, ये माइग्रेट कर जाएंगे। तो कोई रूरल एरिया में या फिर टियर 2 टियर 3 सिटी में रहता है, वहां से वो माइग्रेट करेगा, जाएगा किसी बड़े शहर में। ये हो गया इंटरनल माइग्रेशन इन अ कंट्री। कई बार लोग क्या करते हैं, इंडिया से कहीं और कंट्री में चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन। अब इसे होता क्या है, आपने एक बच्चे को बचपन से पढ़ाया लिखाया, सब कुछ प्रोवाइड किया, और जब उसे अपनी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देना था, तब वो बच्चा कहीं और चला जाता है। इसका मतलब हमारे यहां जो ब्रेन हमने डेवलप किया, वो ब्रेन रहा नहीं, वो चला गया। इसी को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन का फिनोमेना। अब ये प्रॉब्लम होगा, जो बच्चे जॉब कैसे भी नहीं ले पाते, ना माइग्रेशन करके ना किसी भी तरीके से, ऐसे बच्चे फिर अलग अलग रास्तों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने लग जाएंगे। या तो वो ड्रग्स या अल्कोहल के पीछे लग जाएंगे, उनके अंदर वायलेंट एक्टिविटीज बढ़ेगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स आप देखते हो जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखाई देगी। यूथ के बाद हम तीसरी बात करते हैं विमेन की। हमने कहा विमेन तो इंडिया की पॉपुलेशन की 50% तो विमेन ही है, और एक बहुत लंबे टाइम से हम देख रहे हैं विमेन के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारे यहां जो पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की और जो सोशल नॉर्म्स बनाए गए हैं बहुत ही रिग्रेसिव है, जो विमेन को आगे बढ़ने से हमेशा रोकते हैं। पहले तो उन्हें एजुकेशन नहीं मिलता था, आजकल एजुकेशन मिलने लगा है तो जॉब नहीं मिलती, जॉब भी मिल जाती है तो लीव्स नहीं मिलती, और जो पैसे मिलते हैं वो भी मेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम मिलते हैं। अगर आप ठीक से नोटिस करो कि कितना ओनरशिप है, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके यहां दिखेगी, घर हो गया कोई भी चीज हो गया, वो ओनरशिप आपको दिखेगी कि मेल्स के पास है, विमेन के पास बहुत ही कम। इवन जो इनहेरिटेंस होता है, बाप की प्रॉपर्टी बच्चे को दी जाती है, बच्ची को नहीं दी जाती, तो ये ओनरशिप के मामले में भी पीछे रह जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनमें भी बहुत ज्यादा है, और जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनकी छोटी एज से लेकर बड़े होने तक कंटिन्यूअसली उन्हें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जहां जो मेल पॉपुलेशन है उनको इंपॉर्टेंस हमेशा दिया जाता है। एक मेजर प्रॉब्लम जो वुमेन फेस करती है वो है उनके अगेंस्ट होने वाला क्राइम। तो क्राइम आपको सोसाइटी में हर जगह दिखेगा, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि 2021 में इंडिया में विमेन के अगेंस्ट जितने क्राइम हुए वो है 4.27 लाख, और यही नंबर अगले साल और बढ़ जाता है 2022 में 4.45 लाख, यानी ऑलमोस्ट 4% केसेस बढ़ गए। और ये केसेस कोविड के टाइम्स में भी हमने बार बार सुना कि कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, यानी विमेन के साथ बिल्कुल कोई अच्छा बर्ताव होते हुए हमें दिखाई नहीं देता। क्राइम्स को आप साइड में भी रखो, सिर्फ इकोनॉमी की भी बात करो तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि जितनी पॉपुलेशन विमेन की इंडिया की इकोनॉमी का हिस्सा हुआ करती थी, अब वो वर्कफोर्स से अपने आप को बाहर करते जा रही है। कई बार होता है, हम देखते हैं कि किसी की अगर शादी हो गई, उन्हें कहा जाता है कि आप जॉब छोड़ दो, उन्होंने बीच में छोड़ दिया। तो ऐसा एक डेटा वर्ल्ड बैंक का आया जिसमें उन्होंने कहा कि 2004-05 से लेकर 2011-12 का अगर डेटा ठीक से समझे तो ऑलमोस्ट 19.6 मिलियन विमेन हैव एक्चुअली लेफ्ट द वर्कफोर्स। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब विमेन के बाद बात करते हैं फार्मर्स की। फार्मर्स, जो मेजर इश्यूज फार्मर्स को लेकर हम सुनते हैं न्यूज में बार बार,
वो है फार्मर सुसाइड। बार बार सुसाइड के केसेस आते रहते हैं। अगर आप ठीक से डेटा पढ़ो आपको समझ में आएगा। 2020 में 10,600, 2021 10,881, 2022 11,290। क्या समझ आ रहा है? यानी हर साल हमारे यहां कम से कम 10,000 से 11,000 फार्मर्स सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और क्यों सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं? आप अगर प्रॉब्लम्स गिनाई जाए, पहला प्रॉब्लम है उनके पास जो जमीन है बहुत छोटी है। अब छोटी क्यों है? एक तो हमारे यहां लैंड रिफॉर्म्स स्टार्टिंग में ठीक से हुए नहीं, तो लैंड एक्चुअली बहुत, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही कम है मैक्सिमम फार्मर्स के पास, और जो छोटे मोटे रईस लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते गई तो एक फार्मर के पास अगर 10 एकड़ की जमीन थी, उसके 3 बच्चे हुए, वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब उनके पास तो 3-3 एकड़ ही बचा, उनके बच्चों के पास अब 1-1 एकड़ ही बचा, तो लैंड फ्रैगमेंट होते गई। अब इतनी सी लैंड में आप क्या ही कमा लोगे। साथ साथ दूसरा इशू होता है कि आप जो फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए जो भी इनपुट्स आपको लाने पड़ते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, कुछ भी हो गया, उसमें भी बहुत सारा खर्चा आता है। इन सारे खर्चों में कई बार फार्मर के पास इतने पैसे नहीं होते तो उन्हें लोन लेना पड़ता है। बैंक कई बार इन्हें लोन देती नहीं, तो ये लोन लेते हैं अपने आसपास के लोगों से, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इस वजह से ऐसे फार्मर फंस जाते हैं डेट ट्रैप के अंदर, जहां पर क्या होता है, जितना लोन इन्हें अब चुकता करना है, पैसे देने हैं आगे वाले को, उसके लिए भी इन्हें नया एक लोन लेना पड़ेगा, और इस ट्रैप में ये कंटिन्यूअसली फंसे रहेंगे, कभी बाहर आएंगे नहीं। तीसरा प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं, जो भी पैसा मिलता है अपना अनाज वगैरह बेच के, इनका कहना है कि जो एमएसपी गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो बहुत ही कम है, और मार्केट में भी एमएसपी के आसपास ही पैसे मिल जाते हैं, बहुत ही कम है वो। और मार्केट में जो प्राइसेस है वो कोई स्टेबल तो है नहीं, कभी भी हम देखते हैं 10 रुपए की चीज 40 भी हो जाती है, तो कभी बहुत ही कम हो जाती है। 2 रुपए 5 रुपए किलो टमाटर अगर बिकने लगेगा, फार्मर को क्या मिलेगा? कई बार हम देखते हैं अलग अलग नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, एकदम बारिश होने का कोई मौसम नहीं, बहुत सारा रेनफॉल हो गया एकदम से, सारी की सारी फसल बर्बाद। तो ऐसे टाइम पे बहुत इश्यूज हो जाते हैं फार्मर्स को। और क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ने अभी तक कोई इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है नहीं, उन्हें भी इश्यूज होता है। इंश्योरेंस लिया भी है, उन्हें क्लेम कैसे करते हैं पता नहीं, कई बार मिलता भी नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आप फार्मर्स के अंदर सुसाइड के केसेस बढ़ते हुए देखते हैं। इन सारे इश्यूज को समझना होगा हमें, और इन 4 कास्ट पे सही मायने में काम करने की जरूरत है। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। इफ वी गेट एनी अपडेट, we will come up with a new video. Thank you so much.